नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर 10, क्रिया। क्रिया क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने इसको लिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? वर्ब क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का करना, सोना, हंसना, रोना, धोना, जो भी हो, ये सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सबको हम रखते हैं क्रिया के अंतर्गत। और इसी किसी काम को करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि एक विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है, और विकारी जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है परिवर्तनीय। ये क्रिया एक ऐसा शब्द है जो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे राम सोता है, ठीक है। सीता सोती है, बदल गया। सीता स्त्रीलिंग है, उसके साथ में वर्ब स्त्रीलिंग वाला जुड़ गया। और राम पुरुष है तो वर्ब पुरुष वाला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ब है वो विकारी होते हैं, वो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाए तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना गया है। क्रिया, कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अभी धातु क्या होता है ये भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। जब धातु में ना लगा दिया जाए तो वो क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। जैसे पढ़ना, खाना। पढ़ होता है, पढ़ में ना लगा दिया, क्रिया बन गई। खाना, खा में धातु है खा, उसमें ना लगा दिया तो क्रिया बन गई। खाना, पीना, जाना, देख लिया आपने, प्रत्यय ना लगाने से क्रिया बन गई। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना गया है। अब मैं धातु के बारे में भी आपको बताऊंगी। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो पढ़ना, पढ़ जो है वो मूल धातु है। और पढ़ना बना, अगर उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है? वो क्रिया बन जाती है। इसमें ना प्रत्यय जो मूल धातु पढ़ में लगा दे, इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया है, खा क्या है? खा मूल धातु होगी। इसका बताने का मतलब यह है कि जो धातु होती है वो क्या होती? खा, सो, रो, इसमें प्रत्यय ना लगा के उसको क्रिया बना देते हैं। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जाता है। धातु की एक बड़ी पहचान है। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण में भी बनती है। क्रियाएं किस किस से बनती है? क्रिया धातुओं के अलावा हिंदी में धातु क्या है? धातु जिससे ना लगा कर क्रिया बना देते हैं। संज्ञा और विशेषण से भी धातु क्रिया बनती है। मेरे को धातु का मुझे धातु इसलिए बताना था क्योंकि जब भी धातु आ जाता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो धातु कुछ भी नहीं है, धातु क्रिया का मूल रूप है। इसमें ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्रिया बन जाती है। बस। धातु के शब्द, भेद शब्द निर्माण की दृष्टि से मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी, रो, सो, ये सब कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया मूल धातु। जबकि यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। इस प्रकार धातुएं अनंत है। कुछ एक अक्षरी, कुछ दो अक्षरी, कुछ तीन अक्षरी, कुछ चार अक्षरी धातु होती है। मतलब एक अक्षर की, दो अक्षर की, तीन अक्षर की, चार अक्षर की, इस तरह से धातु होती है। यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से, जैसे कि मैंने आपको बताया, धातु में हम प्रत्यय लगा देते हैं। अकर्म से सकर्म और प्रेरणा तक धातुएं बनती है। कई धातुओं को संयुक्त करने के लिए संयुक्त धातु, जब हम कई धातुएं संयुक्त कर देते हैं तो क्या बन जाता है? संयुक्त धातु बन जाती है। संज्ञा या विशेषण से भी नाम धातु बनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि धातु, अगर एक कई धातुओं मिला के क्या करते हैं? संयुक्त धातु बन जाती है। धातु प्रत्यय लगाने से सकर्म और अकर्म और प्रेरणादायक धातुएं बनती है प्रत्यय लगाने से। यही कहने का। और संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। धातु क्या है? धातु से हम क्रिया बनाते हैं। धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है एक प्रकार से। जैसे सो, रो, धो। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको धातु क्लियर हो जाए कि धातु क्या है। धातु मूल रूप है, उसको क्रिया बनाने के लिए हम ना का प्रयोग करते हैं। और क्रिया हम किस किस चीजों से बनाते हैं? संज्ञा से हम क्रिया बनाते हैं, विशेषण से हम क्रिया बनाते हैं। इन दोनों से भी क्रिया बन सकती है। और एक कई धातुओं को संयुक्त करने से, संयुक्त अगर एक से अधिक धातु का प्रयोग होता है तो क्या होता है? उसको संयुक्त धातु बोलते हैं। अकर्म और सकर्म, ये भी क्या है? ये क्रिया के प्रकार होते हैं। अकर्म और सकर्म, जिसका हम आगे
विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली स्लाइड में। क्रिया के प्रकार। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग हैं। अभी मैंने उनको क्रिया के दो भाग बताए, उसमें कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से दो भाग हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सकर्म क्रिया और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पे क्रिया के प्रकार, वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है, सकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया पढ़ रहे हैं, सकर्म, सकर्म का अर्थ आप समझे, सकर्म, सकर्म का अर्थ है कर्म के साथ। इसको पहचानने का तरीका, इसको याद भी नहीं करने की जरूरत है। सकर्म आप जैसे ही बोलोगे, स मतलब बोलते हैं ना, सपरिवार मतलब परिवार सहित, सकर्म मतलब कर्म के साथ, सकर्म। वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है या कर्म की संभावना होती है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है अथवा जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। मतलब सकर्म क्रिया कौन सी होगी, जिसमें कर्म उपस्थित होता है, सॉरी सकर्मक, सकर्मक क्रिया कौन सी होगी, जिसमें कर्म उपस्थित होगा, उसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। बस हमेशा याद रखना, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जहां पे कर्म उपस्थित होगा वो क्या होगी, वो सकर्मक होगी क्रिया, सीधी बात। अबे राम फल खाता है, राम क्या कर रहा है, फल खा रहा है, तो जो फल क्या है, ये फल जो है ये सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गाती है, ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। अगर इसमें फल नहीं होता, राम खाता है, तो वो क्या बन जाता, वो अकर्मक क्रिया बन जाती। राम के द्वारा लिखा गया, अध्यापिका पढ़ा रही है और अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, जो ये पुस्तक है ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो काय से सींचा, पानी से सींचा। श्याम फिल्म देख रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, ये सकर्मक क्रिया है, झाड़ू। इससे कहने का तात्पर्य है कि ये कर्म है, जो सकर्मक क्रिया में का मतलब होता है वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित रहता है। जैसे खाता के साथ क्या है, फल है। क्रिया क्या है, गाती, गाती के साथ में क्या है, कर्म है, गाना गाती है। यही मेरा है कि जहां पे राम खाता है, इसमें क्या है, इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो। जिसमें कर्म उपस्थित होता है वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, फल कर्म है, गाना कर्म है, लिखा कर्म है, पुस्तक कर्म है, पानी कर्म है, फिल्म कर्म है, और झाड़ू क्या है, कर्म है। अकर्मक क्रिया, जैसा हमने सकर्मक पढ़ा है, सकर्मक अकर्मक से बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जैसे सकर्मक में कर्म उपस्थित होता है और अकर्मक में जाहिर सी बात है अकर्मक है, मतलब अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ता है। किस पे पड़ेगा, फिर सीधे कर्ता पे पड़ेगा। जैसे राम खाता है, तो क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, खा रहा है। कौन खाता है, राम खाता है, तो कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, राम। खाता क्या है, क्रिया है। तो इसमें दिख रहा है राम फल खाता, अगर राम फल खाता है तो जो फल होता वो क्या हो जाता, वो कर्म हो जाता, जो कि अकर्मक में, सकर्मक में था लेकिन अकर्मक में नहीं है। अकर्मक में, यही मेरे बताने का उद्देश्य है, मैंने उदाहरण भी एक जैसे रखे हैं कि जहां पे कर्म अनुपस्थित होता है उसे अकर्मक कहते हैं। क्रिया का जो भी क्रिया का जो प्रभाव है सीधे कर्ता पे पड़ता है। कर्ता कौन है, राम है। कर्ता कौन है, सीता है। राम खाता है, सीता गाती है। अगर सीता गाना गाती होता तो क्या होता, कर्म उपस्थित हो जाता और ये सकर्मक बन जाता। अध्यापिका पढ़ा रही है, माली ने पौधों को सींचा, श्याम देख रहा है, नौकरानी लगा रही है। आप ये सारे वाक्य को सकर्मक से कंपेयर कर लेना, आप समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। अकर्मक में कर्म की अनुपस्थिति होती है और सकर्मक में कर्म होता है, उपस्थित होता है। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा कि इनमें कर्म का अभाव है, इसका मतलब कि वाक्य में कर्म नहीं है। परिणाम स्वरूप क्रिया का सीधा फल कर्ता पे पड़ता है। जैसा कि हमें पता है जब वाक्य में कोई कर्म नहीं होता तब क्रिया अकर्मक होती है। ऊपर दिए गए उदाहरण भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अभी भी मैं मित्रों फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक वह क्रिया होती है जिसमें कर्म अनुपस्थित होता है, और कर्म क्या होता है, राम फल खाता है, जो फल है वो कर्म है। सीता गाना गाती है, जो गाना है वो कर्म है।
और अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में कर्म अनुपस्थित होता है। जैसे राम खाता है, राम खाता है, इसमें क्या खा रहा है, फल खा रहा है, खाना खा रहा है, ये नहीं पता। राम खाता है, जो राम है वो क्या है, वो हमारा कर्ता है, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। और खाना खाता जो क्या है, वो क्रिया है, जिसका पूरा प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी भेद बताए हुए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनना, सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सकर्मक और अकर्मक और क्रियाएं क्या होती है। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उस एक कर्मक क्रिया, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक का मैंने बताया, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जहां पे कर्म उपस्थित हो। अब इसके दो भाग है, एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्म का मतलब है जहां पे एक कर्म हो, एक कर्म हो। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, एक एक कर्म। एक श्याम क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है, वो कर्म कर रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन उदाहरणों में से फिल्म और झाड़ू क्या है, कर्म है। देख रहा है, लगा रही है, क्रिया है। बोलो ना, देख रहा है क्या होता है, क्रिया होती है, लगा रही क्या है, क्रिया है। और जो फिल्म और झाड़ू क्या है, ये कर्म है। सीधा कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल किस पे प्रभाव किस पे पड़ता है, सीधे कर्म पे पड़ता है। साथ ही दोनों वाक्यों में एक ही कर्म है, अतः एक कर्म क्रिया है, इसमें एक एक कर्म है। जैसे ऐसा नहीं है कि नौकरानी झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कर्म है। और जो क्रिया है, क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है सीधे। इसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया का अगला भेद द्विकर्मक क्रिया। अभी हमने एक कर्मक करा, अब हम द्विकर्मक कर रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया अर्थात दो कर्मों से युक्त क्रिया को क्या कहेंगे, द्विकर्मक। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। एक कर्मक में क्या होगा, एक कर्म होगा। द्विकर्मक में क्या होगा, दो कर्म होंगे। सीधा सा है, जहां दो कर्म हुए वहां दो कर्मक हो गई। और अकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं है। जैसे, और इसमें एक और बात बहुत ज्यादा समझने की है कि जो पहला कर्म होता है वो इसमें सजीव होता है, और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। प्राणी और अप्राणी होता है, ये भी समझ सकते हो आप। गौण कर्म और मुख्य कर्म भी होता है। तो अगर मैं तो आपको बताऊंगी कि प्राणी और अप्राणी या सजीव और निर्जीव सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। यह गौण कर्म यह क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक होता है, देखो, तथा विभक्ति सहित होता है। प्राणी मतलब सजीव। मुख्य कर्म यह क्रिया के पास होता है, अप्राणीवाचक होता है। अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव। विभक्ति रहित होता है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। अब देखो, श्याम अपने भाई, भाई सजीव है, भाई प्राणीवाचक है, और फिल्म क्या है, अप्राणीवाचक है। तो भाई क्या कर रहा है, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एक सजीव आ गया भाई, और फिल्म क्या हो गई, निर्जीव हो गई। तो क्या है, जो गौण कर्म क्या है, भाई, और मुख्य कर्म क्या है, फिल्म देखना। अब जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गुरुजन, गुरु क्या है, सजीव है, और प्रणाम क्या है, निर्जीव है, जिसको हम प्राणी और अप्राणी भी बोलते हैं। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाई, पढ़ाया लिखा है पढ़ाई। तो क्या है, सुरेंद्र ने, छात्र क्या है, छात्र तो सजीव होता है, और गणित क्या होता है, निर्जीव होता है। तो इससे सीधा होता है कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, गौण एक होता है, अप्राणीवाचक होता है, और यह क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक होता है, और एक अप्राणीवाचक होता है। आगे वाला जो होता है वो विभक्ति चिन्ह के साथ होता है, और विभक्ति, और अगला वाला जो अप्राणीवाचक होता है वो विभक्ति रहित होता है। देखो, गुरुजन को लगा है, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह तो है। प्रणाम करते हैं, या प्रणाम के बाद कोई विभक्ति चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाई। सुरेंद्र ने क्या है, कर्ता ने, कर्म को, यह है ना विभक्ति। छात्र को गणित पढ़ाई, गणित के पास में कुछ लग रहा है विभक्ति चिन्ह, विभक्ति रहित है ना। सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि इन वाक्यों में जो ये, इसमें क्रिया द्विकर्मक में क्या होता है, इसमें दो कर्म होते हैं, जिसमें से एक कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। देखो, प्रणाम भी निर्जीव है, गणित भी निर्जीव है, और जो पहला कर्म है गुरुजन भी सजीव है, छात्र भी सजीव है। अगर ऐसा होता है, टीचर ने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, टीचर ने पुस्तक से
पढ़ाया, सॉरी, टीचर ने बच्चों को पुस्तक से पढ़ाया। तो टीचर ने बच्चे क्या है, बच्चे सजीव है जो कि गौण कर्म है, और पुस्तक से पढ़ाया क्या है, ये मुख्य कर्म है जो कि निर्जीव है, पुस्तक निर्जीव होती है। सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ऐसे समझेंगे तो। अब है अपूर्ण क्रिया, इसमें एक ये भी पार्ट होता है पूर्ण क्रिया का, जो मैंने अलग से बना दिया है। जो क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने में असमर्थ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया के दो भाग होते हैं, अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। जिन क्रियाओं का आशय कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और आशय को प्रकट करने के लिए संज्ञा विशेषण की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। अब सबसे पहले फिर यहाँ पे संज्ञा आ गया। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैं तुझे समझता हूँ, क्या समझता हूँ, यह तो अपूर्ण वाक्य हो गया। अब इसमें मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ भी हो सकता है, और मैं तुझे बुद्धू समझता हूँ, मूढ़ बुद्धि समझता हूँ, ये भी हो सकता है। तो बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान यहाँ विशेषण है, किसी की विशेषता बताई, हमने देखी समझी और क्या बोला, आप तुम तो बुद्धिमान हो, मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये इसका विशेषण हुआ। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक का मतलब होता है जहाँ क्रिया उपस्थित होती है लेकिन आशय नहीं निकलता, मैं तुझे समझता हूँ, क्या समझता हूँ। तो इसमें इसको बनाने के लिए, करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, विशेषण या संज्ञा का प्रयोग किया जाता है इसको पूर्ण करने के लिए। अपूर्ण, अतः समझना अपूर्ण संक्रामक क्रिया है। समझता हूँ क्या है, ये अपूर्ण संक्रामक क्रिया है। विशेषतः ऊपर जो बुद्धिमान शब्द से प्रयुक्त हुआ है वह कर्म पूरक है। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ देने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कर्म पूरक या कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं। इनको कौन सी क्रिया कहते हैं, कर्म पूरक, या जिस कर्म को पूरा करते हैं, कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं, जिस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की सहायता से बनाए जाते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अगर आप इसको शांति से समझोगे ना, दो बार, एक बार नहीं समझ में आया, बस दूसरी बार देख लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। वे अकर्मक क्रियाएं कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं कराती, उन्हें अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। अब देखो अकर्मक क्या है, अकर्मक हमने पहले बात की थी। अकर्मक में अकर्मक मतलब जहां कर्म का अभाव है, अ जो है वो क्या है, नेगेटिविटी बताता है, मतलब वो अकर्मक मतलब जहां कर्म ना हो, कर्म ना होने पर। और अपूर्ण अकर्मक में क्रियाएं कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ नहीं बताती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों की आवश्यकता रहती है। इसमें भी वही है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। जैसे सुरेश है, क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, ये अपूर्ण हो गया। सुरेश वीर है, जो वीर है वो क्या है, वो विशेषण है, किसी की विशेषता बताई है। यहाँ पूरक वीर शब्द लगने से क्या हुआ, पूर्ण हो गया, शब्द लगने से पूर्ण हुई, पूरा वाक्य पूर्ण हो गया। यहाँ अपूर्ण क्रियाओं के पूरक कर्त पूरक कहलाते हैं। इनको हम देखो, यहाँ पे जो हम अपूर्ण क्रियाओं में, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में हम उसको पूरा करते हैं कोई वाक्य लगाकर, जैसे सुरेश वीर है, सुरेश डरपोक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डरपोक और वीर शब्द को ये पूरक कर्त पूरक कहलाते हैं। ये क्रिया अपूर्ण क्रियाओं के पूरक कर्त पूरक कहलाती है। और इसके तरह ही अब ऊपर जो हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया में लगाते हैं, जैसे मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ, जो बुद्धिमान था वो विशेषण था, इसमें लिखा नहीं है पर वो विशेषण है। जब हम इस तरह से अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य पूरा करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कर्म पूरक या कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं, और इसको यहाँ पे कर्त पूरक कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं, मैं हिंदी स्मिता माहेश्वरी, हिंदी की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास, टॉपिक नंबर 10 क्रिया। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका आगे का टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें और 10 से 12 इसके भाग हैं, शायद रचना के आधार पर हैं। वो भी मैं आपको अगली टॉपिक नंबर 11 में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स ईमेल के थ्रू भिजवा सकती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।